बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ हस्बे रवायत मौजूद हैं स्टूडियो में एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। हम बात करेंगे सबसे पहले नैब में कानून में जो है वो एक मरतबा फिर तरमीम की गई है। ये तरमीम क्यों की गई, क्या तरामीम की गई, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अदालतों की छुट्टियों के हवाले से बड़ा आम आदमी सवाल करता है कि लंबी लंबी छुट्टियाँ होती हैं, केस रुक जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे तफसीली। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नैब के कानून में एक मरतबा फिर तब्दीली की गई है। नैब के कानून में जो तरमीम की गई है, किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने के बदले तोहफ़ लेना जुर्म है। और ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी अरसे से इसके ऊपर मामला चल रहे थे कि जो किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसको तोहफ़ देता है, फिर उससे फेवर्स लेता है, तो क्या वो नैब के कानून के ज़मरे में आता है कि नहीं आता। बहरहाल इसको अब उसमें शामिल कर दिया गया है। चेयरमैन नैब मुकदमे में किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार रखते हैं और चेयरमैन नैब के इख्तियारात में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। अब आगे चल के वो कहते हैं कि वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है वो रिकॉर्ड करवाएगा। फिर वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो इसकी माफ़ी मनसूख हो जाएगी। ये भी एक बड़ी दिलचस्प शिक है फैजुल्लाह, इस पर भी डिस्कस करेंगे। माफ़ी मनसूख होने पर वादा माफ गवाह को गवाही इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, मुकदमा झूठा साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले के ख़िलाफ़ 3 साल की कैद उसको जो है वो जो हो सकेगी। नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन हिरासत में रखने का जो है वो इख्तियार रखता है। और ये फिर वही प्रोसीजर जो है वो थ्रू कोर्ट के आप जो है वो कोर्ट से रिमांड हासिल करेंगे। और चेयरमैन मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की प्राइवेटली खिदमात हासिल कर सकते हैं। ये मैं फैजुल्लाह से पूछूंगा, मेरा ख्याल है ये चीज़ तो पहले भी की जाती रही है। जी फैजुल्लाह साहब, ये भी मैंने सारा पढ़ा, इस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। जो मैं आपको बताऊँगा कि जो 2-3 बड़ी मज़े की चीज़ें मुझे इसमें लगी हैं, जैसे कि अब वादा माफ गवाह बनाया जाएगा और फिर चेयरमैन नैब का इख्तियार होगा कि वो वादा माफ गवाह को अगर वो कोई चीज़ छुपाता है तो वो तमाम जो उससे पहले उसने गवाही दी होती है उसको उसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कहेंगे? जी देखिए ना, अगर आप गवाही देते हैं अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जब आप अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपकी जो गवाही है वो ना तो सिर्फ सच्ची हो मगर उसके अंदर मुकम्मल सच जो है वो बोला जाए, कि ना तो सिर्फ जो बात की हो वो झूठी ना हो मगर जो सच्ची बात आप कर रही हैं उसमें से कोई बात छुपाई ना जाए, ताकि अगर एक मुकदमे के अंदर किसी को सज़ा होनी है तो ये चीज़ तो समझ आती है कि जो भी गवाही दी जा रही है उस बंदे के ख़िलाफ़ मुकम्मल गवाही हो और किसी किस्म का जो फैक्ट है या कोई शवाहिद जो है वो अदालत से जो किसी भी तरीके से छुपाया ना जाए। तो ये जो और वादा माफ गवाह का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो है यही कि अगर आप एक सच्ची गवाही देंगे जो कि इस्तेमाल हो सकती है, प्रोसिक्यूशन उसको डीम करती है कि ये हमारे लिए मानी रखती है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, तो फिर आपको ये दी जाती अच्छा, है। तो अगर आप इसके अंदर जो मैं भी बात कर रहा था, देखो इसमें जो देखिए मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, दुनिया में किसी को भी अपनी बात पे मुतमईन करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल तरीन काम है। अब एक शख्स गया, उसने वादा माफ गवाह बन गया, उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया और फिर बाद में उसको तफ्तीशी की तरफ से यह कहा जाता है कि भाई नहीं, तुमने तो ये चीज़ छुपाई। वो कस्में खाता है, वो कुरान उठाता है, वो कहता है भाई मैंने नहीं छुपाई। कह नहीं सकता शादाब भाई, देखिए अगर पाकिस्तान में तो ये चीज़ें आम सी चीज़ें नहीं, देखिए अगर प्रोसिक्यूशन ने इस तरह का क्लेम उठाना है तो फिर प्रोसिक्यूशन को तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक फैक्ट था, ये वादा माफ गवाह को मालूम था उस मौके पर और वादा माफ गवाह ने जानबूझकर ये छुपाया। वो चीज़ प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। किसी के इल्म में कोई चीज़ होना, ये आपको पता है बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को अदालत के सामने प्रूफ करना। अगर वो उसकी वादा माफ गवाही की जो माफ़ी है उसकी जो मनसूखी है उसको वो चैलेंज करे, तो ये इतना सिंपल नहीं होगा कि तफ्तीशी सीधा सीधा जाके कहे कि नहीं जी आप आर्ट से जो है वो आप हम आपकी माफ़ी मनसूख कर रही है। सीधा सीधा ना उल्टा उल्टा हो, लेकिन फिर भी अच्छा, ज्यादातर होता तो यहाँ उल्टा उल्टा ही है, लेकिन फिर उसके खिलाफ को एक्शन लिया जाता। किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने के बदले तोहफ़ लेना, ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना सारा कुछ एक ख़ास शख्सियत के लिए
जो है नहीं वो। देखिए, ये मुझे लगता है अब उन्होंने एक्सप्रेसली तो ये चीज एक सेपरेट ऐड कर दी है बेशक, लेकिन उसके अलावा वैसे भी देखें, आप अगर अपनी पब्लिक ऑफिस के किसी किस्म का भी काम आप करें एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, जो आपकी कानूनी जिम्मेदारियों के अंदर हो, और उसके एवज आप अगले से किसी किस्म की कोई फायदा ले लें, चाहे वो गाड़ी हो, घड़ी हो, चाहे वो आप उनसे प्लॉट ले लें या पैसे ले लें, उसको आप तोहफा कहें या तोहफा ना कहें, वो तो फैज़, जुर्म मुझे पहले थोड़ा भी सा था और इसमें वो एक जुर्म चीज़, अब भी है। तोहफे की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कर दे, अगर कोई शख्स किसी के घर पे मैं आमों की कोई 20-25 पेटियां भिजवा देता हूँ, तोहफा तो ये भी है। बिल्कुल ये बात सही है। देखें, अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। अगर तो आप एक बंदे को कोई काम करने के ऊपर उसको वापस तोहफा देते हैं, तो वो उस तोहफे की मालियत जो आप बात कर रही हैं, वो फिर ज़रूरी, वो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि जी 20-25 पेटियां आम की और एक लेट्स सपोज रोलेक्स की घड़ी की मालियत में बड़ा फ़र्क है, तो क्या ये देखा जा सकता है? मैं आपकी मिसाल बदल देता हूँ, 20-25 पेटियां आम की ना करें, एक पेटी आम की है, तो क्या उसको लिया जाएगा? अच्छा, अब मैं तो आपको बताऊं, बड़े बुजुर्ग ना एक वैल्यू। मुहावरा बोला करते थे कि वो पंजाबी का मुहावरा है कि मुंह खाए ते अख शर्माए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जब बात करेंगे तहाइफ के बदले, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि किसी एक खास शख्स के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। फिर तो बेशुमार है, मैं अगर फैजुल्ला आप किसी सरकारी सीट पे बैठे हो, आपको मैं किसी बड़े होटल में कुछ जाके कोई 25-30 हज़ार का 50 हज़ार का ज़बरदस्त सा खाना खिला देता हूँ, और उसके बाद आपके आगे फाइल करता हूँ और आप कहते हैं यार चल शराब से खाना भी खाया हुआ है, वो ये ना मुंह खाए त्याग शर्माए, तो फिर तो उसको भी काबिल दस्त अंदाजी ये नैब होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आप वाली मिसाल में तो पहले देखें, थोड़ा सा इसमें अदालत देखेगी प्रोपोर्शनैलिटी पे। लेट सपोज मैं एक ऐसे ओहदे पे बैठा हूँ जहाँ आपका कोई बहुत बड़ा अप्रूवल है, वो मैंने करना है, आप वो मेरे पास फाइल लेके आते हैं, कानूनी तरीके से वो मैं काम करता हूँ, किसी किस्म का उसमें मैं गैर कानूनी अमल नहीं करता, लेकिन मैं कानूनी तरीके से भी वो काम जब कर लेता हूँ और आपका वो अप्रूवल कर देता हूँ, लेट सपोज उस अप्रूवल से आपको अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है और आप उसके एवज मेरे घर एक पेटी आम की भिजवा देती हैं, तो शायद वो तहाइफ उस तरह नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बदले अगर लेट सपोज आपकी सोसाइटी है जो मैंने अप्रूव किया और आप उस सोसाइटी के अंदर मुझे 5 प्लॉट दे देते हैं, तो वो और चीज़ होगी। तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ एक करप्शन के तहाइफ के ज़ुमरे में आएगी और क्या चीज़ करप्शन के तहाइफ के ज़ुमरे में नहीं आएगी। और उसमें मुझे लगता है जो मेन चीज़ अदालतें आगे जाके देखेंगी, या सॉरी देखनी चाहिए भी सही, वो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट है कि क्या वो तोहफा तहाइफ, आप इसको इस तरह देख लें। अगर आप मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं एक एडजुडिकेटर की जगह पे बैठा हूं, तो इसमें मैं ये देखूंगा कि क्या ये ऐसा तोहफा तहाइफ है जो आम हालात के अंदर भी आप किसी को बगैर किसी काम के भी दे सकते हैं। अब आम की पेटी तो हर पाकिस्तानी के घर एक दफ़ा तो आम के सीज़न में आती होगी, तो क्या ये ऐसी चीज़ है हर किसी के घर रोलेक्स की घड़ी या 5 प्लॉट तो नहीं आते हर सीज़न के अंदर? तो फिर ये देखना होगा कि ये मामूल का तोहफा है या कोई ये ऐसा तोहफा है जो किसी को एक अंडरहैंडेड तरीके से, कोवर्ट तरीके से माली फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर फिर आ जाएगी। और मुझे लगता है ये अगर कानून एग्जिस्ट ना भी करता, फिर भी हुकूमती ओहदेदारान जो अपनी एक कानून और आइन की दी हुई ताकत इस्तेमाल कर रहे होती हैं या अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही होती हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर देयर टू सर्व द पब्लिक। उनको वैसे भी किसी का काम करने के बजाय नेक नियति में भी अगर कोई दे रहा हो, किसी मुकमुका के बगैर भी अगर आपको कोई तोहफा तहाइफ दे रहा हो, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। यही ये एक जनरल मोरालिटी की बात है। तो उसको अगर क्रिमिनलाइज कर रही हैं, तो उसके लिए फिर मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा मेरी नज़र में कि क्या वो तोहफा तहाइफ जो हैं वो एक मामूल का तोहफा है, वो ऐसा है जो आप आम हालात में भी किसी को दे देंगे, या वो ऐसा है कोई स्पेशल तोहफा है जो आप आम हालात में नहीं देते, जो बादी और नज़र में ये नज़र आता है जिससे कि शायद इसके अंदर कोई ऊंच नीच सी बात मौजूद है। तो फैज़, ये अब रोलेक्स की घड़ी की भी आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया, तो क्या रोलेक्स की घड़ी को ही बेसिकली टच तो नहीं किया गया इस कानून के अंदर तब्दीली लाके? देखें, वो मुझे नहीं लगता वो घड़ी जिसकी आप बात कर रही हैं इशारतन वो इसमें आएगा, क्योंकि अब जो अमेंडमेंट लाई है वो ये है कि किसी का काम करने के बदले में जब आपको कोई तोहफा दिया जाए, तो जो तोशा खाना के तहाइफ हैं वो काम करने के बदले नहीं दिए जाते, वो तो बाहर के जब आप
दौरे पे जाती हैं। अच्छा, आप तो ऐसे वो तोशा खाना की तरफ ले गए। मैं तो नहीं वैसे नहीं, ही रोलेक्स की घड़ी की बात कर रहा था। मैंने कहा एक खुल के बात मैं खुद ही कर दूं, जो मेरा तसव्वुर मेरी समझ मुझे कह रही है कि जो इस तरह के तहाइफ हैं, इसके अंदर सिर्फ वो तहाइफ आएंगे जिनके पीछे आपने अगले के लिए कोई काम किया है। आपने किसी किस्म का अगले का काम किया है, वो कानूनी काम हो बेशक, उसके बदले में जब आपको किसी किस्म का तोहफा मिलेगा तो वो आएगा। जो तोशा खाना के तहाइफ हैं, मेरी नज़र में वो इसके अंदर कवर नहीं हो। अच्छा, चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को वादा माफ गवाह जो है बना सकते हैं, और इसके अलावा फिर वादा माफ गवाह की गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा, ये पहले कानून में मौजूद था? ये मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जो मैजिस्ट्रेट के सामने वाली इनकी है, वो तो वैसे भी 164 की स्टेटमेंट जो है वो आपने जब आपने करवानी होती है आउट ऑफ प्रोसीजर, तो वो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने ही जाके आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाती हैं। जहाँ तक ये बात है, तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक सही इसमें एडिशन है। उसकी सिर्फ मिसयूज़ अगर ना हो, वजह उसकी ये है कि नैब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है। नैब इन्वेस्टिगेशन करती है और नैब साथ प्रोसिक्यूट भी करती है। जहां भी कोई किसी इदारे के पास प्रोसिक्यूशन की पावर आ जाए, तो उसके बाद उस इदारे के पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करके ये देखे कि क्या एक बंदा जो हमारे लिए गवाह बन रहा है, जो इस प्रेजेंट केस के अंदर वादा माफ गवाह की सूरत में है, क्या उसकी गवाही हमारे लिए ज़रूरी है, और अगर वो गवाही ज़रूरी है तो क्या वो गवाही पाने के लिए उसको उसकी सज़ा से माफ़ करना या उसको इम्यूनिटी देना जो है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी है या नहीं है। इस चीज़ की पावर तो एज प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी नैब के पास पहले भी थी और होनी भी चाहिए। सवाल सिर्फ ये उठता है कि क्या इस तरह के मामलात के अंदर आप मिसयूज़ तो नहीं करते वो अथॉरिटी जो आपके पास दी गई है। हमने पहले भी देखा कि नैब का मसला तो कवानीन का तो इशू एक था, लेकिन नैब के पास जो कानून के दी गई अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दफ़ा मिसयूज़ की गई एक सियासी इंतकाम के पीछे। तो अगर एक वैलिडली आपको अथॉरिटी दी गई है, उसको एक्सरसाइज भी वैलिडली और लीगली किया जाना चाहिए, ना कि उसकी मिसयूज़ करें आप किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को जो है वो करने के लिए। एक इस कानून जो ये तरामीम आई हैं शादाब भाई, इसके अंदर मैं एक बड़ा पुराना मेरी ऑब्जेक्शन है इस तरह की लॉ मेकिंग से, मैं सिर्फ वो कर दूं कि ये जो आम तासुर उठ रहा है कि किसी एक शख्सियत के लिए ये कानून बनाया गया, उनको फंसाने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। किसी एक शख्स के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, कानून अवामुन्नास के लिए, पूरे मुल्क के लिए बनना चाहिए, लार्जर सोशल और पॉलिटिकल स्कीम मद्देनज़र रखते वक्त। लेकिन इसके पीछे एक और भी चीज़ ये है कि ये कानून जो है ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है। ये अमेंडमेंट, अगर मेरी खबर गलत नहीं है, ये एक ऑर्डिनेंस आई है, और ऑर्डिनेंस लाने की मेरी नज़र में जो आईनी जवाज़ है वो इस ऑर्डिनेंस के अंदर इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो मौजूद नहीं थी। वजह उसकी ये थी कि ऑर्डिनेंस लाने के लिए एक तो असेंबली प्रोरोग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो जिस चीज़ के ऊपर कानून लाया जा रहा है वो चीज़ इतनी अर्जेंट होनी चाहिए कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते नए पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के लिए। अगर तो वो प्रोरोग्ड है, तब सिर्फ गवर्नर को सूबे के लिए या सदर को पाकिस्तान पूरे मुल्क के लिए ये इख्तियार मौजूद है। जो इस कानून का सब्जेक्ट मैटर है, जो इसका मतन है, वो देख कर लगता नहीं है कि ये जो आइन के अंदर ऑर्डिनेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करता है। तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून साजी हुई है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कानून इसका मतन छोड़ भी दें, इसके मेरिट्स छोड़ भी दें, सरासर एट द वेरी आउटसेट ये कानून जो है ये गैर आइनी है। और अगर ये अदालत में चैलेंज हुआ तो मुझे लगता है कि वो इसी ग्राउंड पर शायद ये कानून जो है ये स्ट्राइक डाउन हो जाए एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखें ना, 14 दिन से जो है वो नैब हिरासत 30 दिन कर दी गई है। वो अब इस पे भी बिल्कुल 90 दिन का हुआ करता था। वो मुझे याद है एक दफ़ा सिद्दीकुल फारूक साहब थे शायद, तो वो इनको ले जा के तो भूल गए थे रख के, तो फिर पूछा कि भाई वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा सॉरी हम भूल गए थे। ये उसके बाद फिर ये चेंज कर दिया गया कि भाई हर 14 दिन बाद आपने
या 8 दिन बाद जो भी अदालत में पेश करेंगे, फिर 90 डेज, उसके बाद फिर तब्दील करके इसका लिमिट कर दिया गया, 14 दिन कर दिया गया। उस वक्त भी शायद ये मुस्लिम लीग नून के काफ़ी लोग ज़ेर एताब आ रहे थे जो जाते थे लंबी लंबी रिमांड्स के ऊपर। अब क्योंकि वो तो निकल चुके हुए हैं, अब बारीक दूसरी पार्टी की है, तो फिर इसको 30 दिन का कर दिया गया कि थोड़ा झूला उनको लंबा हो जाए। 90 दिन का तो 90 दिन का तो ठीक है, खत्म हो बात गया था ये पहले। है कि आपकी बात दुरुस्त है कि इसको 14 दिन किया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती 14 से 30 दिन करने की नहीं है, यहाँ पर गलती 90 से 14 दिन करने की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस 90 दिन के पीरियड को छोटा नहीं करना चाहिए था। मेरा बात करने का मकसद ये है कि देखिए, ये नैब जिस तरह करके कवानीन देखती है या जिस तरह के मुकदमात देखती है, जिस तरह के जराइम नैब में मौजूद हैं, उसके लिए मेरी नज़र में जितनी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होती है या जितने कॉम्प्लिकेटेड ये मैटर्स होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इसमें फाइनेंशियल इशूज आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं कि अगर आपने एक लेट सपोज किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि आपने एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी को नैब ने नोटिस लिया कि उन्होंने एक सोसाइटी या एक 2-3 सोसाइटीज़ जो हैं उनके अप्रूवल्स जो हैं वो गलत किए हैं, तो उनके पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शादाब भाई कि जो दस्तावेज़ात होंगे वो हज़ारों के अंदर उनकी मिकदार जाएगी। और वैसे भी नैब के जब रेफरेंसेस बनते थे तो आपने अगर देखे हो तो वो वॉल्यूम्स से वॉल्यूम्स होते थे, 30-30, 40-40 वॉल्यूम होता था। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखकर उनके अंदर से स्क्रूटनी करने के लिए 14 दिन का पीरियड मुझे लगता है शायद कम था, और इसकी वजह से इसको 90 से 14 दिन करना जो है वो गलती थी। अच्छा नहीं फैज, इसका मैं थोड़ा सा आपको मैं इसमें आपको इसका जवाब दे दूं। देखिए, नैब में जो गिरफ्तारियां होती हैं और जो नैब कहता है कि हम ऐसे करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अपनी जो है वो 90% पहले कंप्लीट करता है अरेस्ट से। एक शख्स को हिरासत में लेने से पहले ये तमाम चीज़ें, उसकी फाइलें निकालना, उसका रिकॉर्ड मंगवाना, उसको तमाम चीज़ की स्क्रूटनी करना, वो कंप्लीट करके तो फिर बात अरेस्ट तक आती है। नहीं देखें, अगर वो तो इस तरह होता कि इन्वेस्टिगेशन या पूरी या तकरीबन पूरी जो है वो ख़त्म करनी थी तो उसके इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती नहीं। उसके बाद आपने सीधी अदालत गिरफ्तार करके और अदालत नहीं, इन्वेस्टिगेशन देखे ना, इंक्वायरी में आपने तमाम रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कर ली, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने शख्स को गिरफ्तार किया और उससे पूछा भाई ये तुम्हारे खिलाफ है। इंक्वायरी तो पहले कंप्लीट होनी चाहिए। थोड़ा सा फर्क है। देखिए, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर जो मकसद होता है इंक्वायरी का वो ये है कि जो एक बंदे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा है, उस इल्ज़ाम का बादी उल नज़र में सिर्फ ये देख लें कि क्या ये इल्ज़ाम बिल्कुल एट दी आउटसेट प्राइमा फशाई झूठा या गलत तो नहीं है, इसके पीछे कोई मतन बादी उल नज़र में नज़र आता है या नहीं आता। अगर तो कोई मेरिट उस पर नजर आ रहा है आपको, तो फिर आप इंक्वायरी को चेंज कर देंगे इनटू इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद जो दस्तावेजात आपको मिले हैं या और आपने दस्तावेजात मंगवाने हैं वो सारे फिर आप मुल्जिम को बिठाकर उसकी कॉन्फ्रंटेशन करवाती हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आप अपना वहां से केस बिल्ड करती हैं। जो इंक्वायरी स्टेज है, इंक्वायरी वाली स्टेज सिर्फ है कि अगर एक शख्स के खिलाफ कंप्लेंट आई है तो क्या वो कंप्लेंट जो है वो बादी और नज़र में कोई वैल्यू उसमें है, कोई मेरिट उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वहीं ख़त्म हो जाती है, और अगर है तो फिर उसको चेंज किया जाता है इनटू, अपग्रेड किया जाता है इनटू एन इन्वेस्टिगेशन, और उसके अंदर फिर आपकी जो प्रॉपर तफ्तीश होती है जिसके अंदर जो केस है एक मुल्जिम के खिलाफ वो बनाया जाता है, वो उसके अंदर बनाया जाता है। मैं फिर आपको ये बात करूंगा कि नैब के पिछले जो टेन्योर था जावेद इकबाल साहब का, जिसके अंदर ये 90 दिन वाला पीरियड था नैब के पास, और उससे पहले भी जितनी देर नैब का ऑर्डिनेंस रहा है, अब जो 14 से 30 दिन कर दिया गया है, मकसद ये नहीं है कि दिन कितने होने चाहिए या दिन कितने नहीं होने चाहिए। मकसद ये है कि किसी भी इदारे को या किसी भी शख्स को जब आइन और कानून एक ताकत, एक इख्तियार देता है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो एक नेक नियत तरीके से होना चाहिए, ना कि अब्यूज़ ऑफ पावर के तरीके से होना चाहिए। और जब इस तरह की चीज़ों में आपके काम के अंदर नेक नियति आ जाएगी तो उसके बाद 30 दिन हो या 90 दिन हो, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन में कंप्लीट हो गई है तो आप 11वें दिन का रिमांड मांगेंगे ही नहीं। आपको लगता है ऐसा होगा? इसका जवाब तो मुझे लगता है, इसका जवाब तो मुझे नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा ये होगा, मैंने कहा कि होना ऐसे चाहिए।
अब एज अ सेफ गार्ड आपने 90 दिन से नीचे करके आप उसको ले आई हैं टू 14 दिन, और उसके बाद 14 से 30 दिन कर दिए। मुझे लगता है 14 से 30 दिन करना जो है, अगेन गलती वहां पर नहीं थी, गलती थी 90 से 14 दिन कर देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के इसमें केसेस हैं, मैंने डील की हुई हैं, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि फैज मैं ना अभी अभी इसी पे ना एक और क्वेश्चन पे मैं अगले पे जाना चाह रहा हूँ उस पे, और उसके साथ एक कंटिन्यू, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो फलां ज़ाब्ते को फलां के साथ मिला के पढ़ें, तो उसमें ये बनता है मुकदमा झूठा साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल कैद की सजा होगी। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल किसको होगी? ये बिल्कुल होना चाहिए। चेयरमैन नैब को, इन्वेस्टिगेटर को? अब इसमें देखिए, इसमें जो कंप्लेनेंट है और मुझे लगता है जो आईओ है, उसकी हद तक ये बात जा सकती है। बात ये है कि आईओ के पास प्रॉब्लम तो यहाँ पर मार्क हो के आएगी, तो आईओ के पास आएगी ना। वो मुकदमा झूठा, फॉर एग्जांपल एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट आ जाए कि जी इसने ऐसे किया है, तो कंप्लेंट पढ़ के बगैर उसके अंदर कोई किसी किस्म की तफ्तीश की है, आप तो नहीं कह सकते कि ये सच्चा या झूठा है, तो वो फिर आईओ के पास ही जाएगा देखने के लिए। अगर आईओ को ये नजर आए कि ये चीज बिल्कुल ही झूठी है, लेकिन वो फिर भी प्रोसीड करे, वहां पर प्रॉब्लम जो है वो मैं समझता हूं कि क्रिएट हो गई, जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है सिर्फ एक माजरत के साथ कि जिस तरह आपने अभी कुछ देर पहले मुझे मासूम कहा, तो इधर मैं आपको शादाबी इजाजत से मासूम कहूंगा, अगर आपको ये लगता है कि ये 3 साल वाली जो सजा है ये किसी को कभी मिलेगी। वो मज्जा पहना वो सिस्टम है भाई। अच्छा नहीं, मैं अब आपको इसके साथ जोड़ रहा हूं, जो ये तो हो गया, कानून में तरमीम हो गई, तब्दीली हो गई, अभी तक ये चैलेंज भी नहीं हुआ किसी कोर्ट में, ना इसको हटाया गया। दूसरी तरफ कल एक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जिसमें जो उनको सज़ा दी गई थी उसके ख़िलाफ़, मतलब जो था कि भाई ये बदनीयती की बुनियाद पे बनाया गया, वो आई थिंक वो प्लॉट वाला था, केस था कि जी बनाया गया, उनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचाया गया, और वो 3 बार के वज़ीर आज़म थे। अच्छा, अब उसमें जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और आई थिंक मीर शकील साहब भी थे उसी केस में, जो LDA प्लॉट का अलॉटमेंट का जो केस था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हम इसको जोड़ दें इस शिक के साथ कि मुकदमा बनाने वाले पे कार्रवाई होगी 3 साल, तो फिर अब मुझे बताएं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली चलता नहीं है। स्पेशली वो कानून जो किसी चीज़ को जुर्म बना रहा हो, वो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलता, वो अब से आगे चलेगा। या इसकी शर्त यह है कि कानून खुद कह दे कि आज से पहले के जो केसेस हैं उन पर भी ये अमल इसका आएगा, इतलाक इसका होगा। लेकिन वो भी मैं अपनी हद तक में, मेरा ये ख्याल है, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर वो चीज़ अदालत में चैलेंज होगी तो अदालत स्ट्राइक डाउन कर देगी। कोई भी चीज़ जुर्म नहीं हो सकती अगर जिस मौके पर या जिस वक्त पर वो हुई है वो तब जुर्म ना हो। ये नहीं किया जा सकता कि 8 से 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद आज के होए हुए वाक़े को के अंदर जो भी हरकत हुई उसको आप जुर्म करार देकर और फिर आज जो भी उसमें मुलव्विस था उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। अच्छा, ये वैसे ओवरऑल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी का हिस्सा होना चाहिए। वैसे भी रूल है ये, इसमें कोई ये बड़ा एक ओपन सा रूल है। देखें, आप और मैं आज ये टॉक शो के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं। इमेजिन करें कि 8 से 5 साल बाद एक कानून बना दिया जाता है जिसके अंदर कह दिया जाता है कि जिसने टॉक शो रिकॉर्ड किया उसको 5 साल की सजा होगी। अब टॉक शो रिकॉर्ड करना आज के दिनों के अंदर, टॉक शो पे बात करना आज के दिन में जो है वो जुर्म नहीं है। तो क्या 5 साल बाद के बनाए हुए कानून की बेसिस पे हमें आज सजा दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं दी जा हमें तो दी जा सकती है भाई, हमें तो दी तो जा सकती है, हमें तो दी जा सकती है, हमें तो जब मर्जी उठा के बंद कर दें, हमें जब तक उठा के अंदर फेंक दें, वो फिर हमें क्या करना है? नहीं, वो फिर शादाबी देखना पड़ेगा ना उस टाइम पे हुकूमत किसकी है। कुछ हुकूमतें इसमें खुल के खेलती हैं, कुछ हुकूमतें जो है वो चलें, बजाय इसके कि आप कुछ ज्यादा बात करें या मैं कुछ ज्यादा बात करूं और फिर वही बाद में कुछ इस तरह का चीज़ सामने आ जाए। अच्छा, अब ब्रेक ले लें फैज़, और उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, वो अदालतां दियां छुट्टियां हो गया इंसाफ हुण कित्थे गया कानून। तो उसको ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या तरीक़ाकार है और कैसे छुट्टियाँ होती हैं, तो क्या उसमें अदालतें बंद हो जाती हैं? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और फैजुल्ला, हम आपसे बात करेंगे अब जो एक आम सा एक मामला चल रहा होता है कि अदालतों के अंदर छुट्टियां हो गई, अब 3 माह की छुट्टियां, 2 माह की छुट्टियां, अब तो ये होगा। अब आजकल अगर आप देखें तो बड़ी स्पीड से लाहौर हाई कोर्ट में भी काम हो रहा है और बाकी हाई कोर्ट्स में भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी स्पीडी काम हो रहा है। तो ये जो एक आम तासुर है कि जब अदालतें आती हैं, जब छुट्टियां आती हैं तो जजेस चले जाते हैं और इंसाफ रुक जाता है। और मेरी जो नाकिस इन्फॉर्मेशन है उसमें तो जाहिर है वो ड्यूटी जज साहिबान वहाँ बैठे होते हैं, वो केस अर्जेंट नोयत के सुन भी रहे होते हैं। इसमें अगर कोई थोड़ा सा डिले होता है या मुतासर होता है तो वो सिविल नेचर के केसेस हैं, वो शायद उनको मतलब डेट्स टल जाती हैं, वो आगे चले जाती हैं। लेकिन बेल मैटर्स भी डिस्कस हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो ट्रायल चल रही होती हैं उनमें भी कोई रुकावट नहीं आती। और नहीं, मैं सॉरी, मादर देखिए, इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। पहली ये है कि स्पेशली टू दी एक्सटेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, अदालत की बेशक छुट्टियां होती हैं, लेकिन अगर अदालत समझे कि ये चीज़ ज़रूरी है और छुट्टी होने के बावजूद हम ये केस सुनेंगे और हम इसके ऊपर फैसला देंगे, तो अदालत के पास इस चीज़ की सवाबदीद मुकम्मल है। अदालत सुनती इसलिए नहीं है क्योंकि छुट्टियां होती हैं और अदालत उन छुट्टियों को ऑनर करती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब बात यह आ गई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा है, तो आपने बिल्कुल बात सही की कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या नीचे की जो ट्रायल अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं वो बंद नहीं होती। जजेस बैठते हैं, कम जजेस बैठते हैं, और जिस किस्म के मुकदमात जो है वो लग सकती हैं या जिनकी सुनवाई हो सकती है वो लिमिट कर दिए जाते हैं। सिर्फ वो उनकी सुनवाई होती है जो कि अर्जेंट हो। बेल एक बहुत अर्जेंट मैटर समझा जाता है तो वो सुनी जाती है। उसके अलावा कोई भी ऐसा सिविल मुकदमात की भी जो आपने बात की, कोई अगर ऐसा सिविल मुकदमा हो जिसके अंदर बहुत अर्जेंसी हो और छुट्टियां मुकम्मल होने की और अदालतों की वापस खुलने की का इंतज़ार ना किया जा सके, उन मौके पर भी अदालत सिविल नेचर के भी केसेस जो हैं वो सुनती है और अदालत उसको देखती है। अब आपने सिविल नौयत की बात की, तो अगर आपको शादाब भाई ये पता चले कि आपके घर की किसी ने जाली सेल डीड बनाकर और वो किसी और के नाम पर एक गैर कानूनी तरीके से उसका इंतकाल चढ़वाया जा रहा है और वो कल उसका अमल मुकम्मल होगा, तो आपके पास ये पूरा चांस होगा कि आप आज ही अदालत चले जाएं, सिविल कोर्ट बेशक चले जाएं, सिविल मुकदमा दायर कर दें और उसके अंदर स्टे ले लें, उसकी सुनवाई होगी। वो देखा ये जाता है कि क्या ये मैटर, हाँ, जो आपके आम तौर के केसेस हैं जिनके अंदर इंतज़ार नहीं किया जा सकता वो नहीं सुने जाते। आपके वो केसेस जिनके अंदर सुनवाई पहले से चल रही है, कोई नया अर्जेंट इशू नहीं क्रिएट हुआ, वो छुट्टियों में नहीं सुने जाते। शायद ये छुट्टियां लंबी होती हैं या क्या ये छुट्टियां छोटी होती हैं, उस पर बहस मुबाहिसा किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ पर अवाम जो है वो बिल्कुल मायूस या इस चीज़ पे घबराने की बिल्कुल अवाम को बात नहीं है कि अर्जेंट मैटर उठ जाए तो छुट्टियां हैं तो 2 महीने अदालतें नहीं घबराना की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं है आपने। अदालतें सुन लेती हैं, अदालतें अर्जेंट मैटर्स भी सुन लेती हैं। अगर किसी किस्म का अर्जेंट इशू है तो वो अदालत की तरफ रुजू कर सकता है। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन के लिए इतना ही। नज में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।